हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हमारा सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। इसके अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 5th यूनिट यानी कि बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, प्योर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है और बेंडिंग इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक क्या है? बेंडिंग स्ट्रेसेस। कि बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होती है? तो बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होती है? द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस बाय द स्ट्रक्चर ऑफ बीम। जो भी हमारा स्ट्रक्चर है या फिर मटेरियल है, द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस बाय मटेरियल ऑफ बीम इन जो भी हमारा बीम है, बीम के अंदर मटेरियल के द्वारा जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुई है, जो क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है। किसका रेजिस्ट कर रही है? बेंडिंग का। जो भी बेंडिंग हो रही है यानी कि हमारा बीम है, बीम के ऊपर मतलब किस तरह से है? मान लीजिए ये आपके पास क्या है? एक बीम है, लेकिन इसके ऊपर क्या लग रही है? फोर्सेस लग रही है। ये आपके पास क्या है? एक बीम है, इसके ऊपर क्या है? जब फोर्स लग रही है तो ये क्या कर रहा है? बीम है, बीम इसके ऊपर क्या है? फोर्स लग रही है। तो फोर्स लगने की वजह से क्या हो रहा है? इसके अंदर थोड़ा सा बेंड आ रहा है। जो हमारा बीम है, बीम के अंदर क्या हो रहा है? इस तरह से बेंड प्रोड्यूस हो रहा है। जो भी हमारा बीम है, बीम के अंदर क्या है? इस तरह से बेंड आ रहा है बीम के अंदर। तो इसको रेजिस्ट करे तो बेंडिंग स्ट्रेस भी हमने ये बोला कि द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस बाय ए मटेरियल ऑफ बीम, यानी कि एक बीम के मटेरियल के द्वारा जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है, जो क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है। किसका रेजिस्ट कर रही है? बेंडिंग का। किसका रेजिस्ट कर रही है? बेंडिंग को क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है। उस स्ट्रेसेस को हम क्या बोल देते हैं? वो हमारी स्ट्रेसेस कहलाती है बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस बोल सकते हो या फिर आप उस स्ट्रेस को बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। वो हमारी क्या कहलाती है? बेंडिंग स्ट्रेस, या फिर आप उसको बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो हम क्या लिखेंगे? द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेसेस produced by the material of beam, produced by the material of beam, यानी कि बीम के मटेरियल के द्वारा जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, किसके लिए? टू रेजिस्ट। किसको रेजिस्ट करने के लिए? बेंडिंग को। जो बेंडिंग हो रही है यानी कि हमारा बीम जो बेंड हो रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो बीम के अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है, उन स्ट्रेसेस को हम बोल देते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस, या फिर आप बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। तो क्या लिखेंगे? टू रेजिस्ट बेंडिंग is known as बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो उसको हम क्या बोल देंगे? नॉन एज बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस के अलावा हम इसको और भी नाम से बोल सकते हैं। वो आपको क्या बताया? लॉन्गिट्यूडनल। हम क्या बोल सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल नाम से भी जान सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। तो हम जिसको किससे बोल सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के अलावा इसके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? जो स्ट्रेसेस शियर एक्शन को क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है। जैसे कि लिखो है द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस टू रेजिस्ट द एक्शन ऑफ शियर फोर्सेस। जो भी शियर हमारी स्ट्रेसेस है, जो शियर फोर्स है, उसको अगर कोई अगर हम स्ट्रेसेस रेजिस्ट कर रही है, तो उन स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं हमारी शियर स्ट्रेस। तो वो हमारी कहलाती है शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस के अंदर पहले तो देख लीजिए बेंडिंग स्ट्रेसेस के अंदर। बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या है? द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस बाय द मटेरियल ऑफ बीम। बीम के मटेरियल के द्वारा जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, किसके लिए? टू रेजिस्ट द बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए, बेंडिंग का विरोध करने के लिए जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुई हैं, वो हमारी कहलाती है बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। बेंडिंग स्ट्रेसेस को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के अलावा एक होती है हमारे पास शीयरिंग स्ट्रेस, एक होती है शीयरिंग स्ट्रेसेस। ये स्ट्रेसेस कौन सी होती है? वो स्ट्रेसेस
जो रेजिस्ट करती हैं, किसको रेजिस्ट करती हैं, जो हमारा एक्शन हो रहा है shear forces का, क्या लिखेंगे, the stresses produced to resist the action of shear force, resist the action of shear force, यानी कि सिंपल shear force को रेजिस्ट करने के लिए जो हम स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करते हैं, जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं मटेरियल के अंदर, हमारे बीम के अंदर, उनको हम बोल देते हैं शीयरिंग स्ट्रेसेस। वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं शीयरिंग स्ट्रेसेस। तो ये हमारा टॉपिक हुआ अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा टॉपिक बेंडिंग स्ट्रेसेस, इसी पे बेस है हमारा पूरा चैप्टर। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में पता लगा कि बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या है, कि जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है हमारे बीम के अंदर, जो क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है बेंडिंग को, वो हमारी कहलाती है बेंडिंग स्ट्रेसेस। उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। इसके अलावा शीयरिंग स्ट्रेस कौन सी होती है, जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है हमारे बीम के अंदर और जो रेजिस्ट कर रही है, किसको रेजिस्ट कर रही है, शीयर फोर्स को, जो शीयरिंग एक्शन हो रहा है, शीयरिंग फोर्स हो रही है, उसको रेजिस्ट कर रही है, तो वो हमारी कहलाती है शीयरिंग स्ट्रेस। उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारी कहलाती है शीयरिंग स्ट्रेस। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है एक न्यूट्रल एक्सिस, कि हम न्यूट्रल एक्सिस किसको बोलते हैं। हमारा जब हम बेंडिंग मूवमेंट करते हैं बीम के अंदर, तो न्यूट्रल एक्सिस कौन सी कहलाती है। तो हमारा टॉपिक क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या है, द एक्सिस ऑफ द बीम, की बीम की वो एक्सिस इन विच स्ट्रेस इज जीरो, यानी कि हमारे बीम की वो स्ट्रेस, हमारे बीम के अंदर जहां पे क्या लग रहा है, बीम की वो एक्सिस, जिस एक्सिस पे जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, जीरो। क्या लिखेंगे, द एक्सिस ऑफ द बीम, द एक्सिस ऑफ द बीम in which, at which stresses is zero, stresses is zero, कि जहां हमारे बीम की वो एक्सिस, हमारे बीम की वो एक्सिस, जिस एक्सिस पे जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है, जो स्ट्रेसेस लग रही है, वो अगर क्या है, जीरो है, वो स्ट्रेसेस क्या है, अगर जीरो है, तो उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। उस एक्सिस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं NA से, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस। हम डिनोट किससे करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से। तो न्यूट्रल एक्सिस अगर आपसे कोई पूछे तो न्यूट्रल एक्सिस में क्या बोलेंगे, कि बीम की वो एक्सिस, जिस एक्सिस पे हमारा जो स्ट्रेसेस हैं वो क्या हो, जीरो हो। जो भी हमारी स्ट्रेसेस हैं, जो स्ट्रेस है, अगर किसी बीम की एक्सिस पे जीरो है, तो उस एक्सिस को हम क्या बोल देंगे, वो हमारी एक्सिस कहलाएगी न्यूट्रल एक्सिस। और उस एक्सिस को हम डिनोट किससे करते हैं, NA से। N मतलब न्यूट्रल, A मतलब एक्सिस, NA से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं आगे सिंपल बेंडिंग, या फिर आप बोल सकते हो प्योर बेंडिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, सिंपल बेंडिंग। टॉपिक क्या है, सिंपल बेंडिंग, ठीक है, सिंपल बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग, या फिर आप बोल सकते हो इसको प्योर बेंडिंग, ठीक है, सिंपल बेंडिंग, या फिर क्या बोल सकते हो, प्योर बेंडिंग। तो क्या है सिंपल बेंडिंग, when a beam is subjected only at bending moment, कि जब हमारा जो बीम है वो अगर सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट पे सब्जेक्टेड, यानी बेंडिंग मूवमेंट पे सब्जेक्टेड है और किसी भी प्रकार की जो शियर फोर्स है उसके ऊपर सब्जेक्टेड नहीं होता, तो उस बीम को हम बोलते हैं, उस बीम के अंदर जो स्ट्रेसेस हो रही है उनको हम बोल देते हैं, वो कौन सी कहलाती है, सिंपल बेंडिंग, या फिर हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग। वो हमारी क्या कहलाती है, सिंपल या फिर प्योर बेंडिंग। मतलब कि जब भी हमारा बेंडिंग हो रहा है, अगर वो बेंडिंग बीम के अंदर हो रही है, मूवमेंट ऑफ, जो भी हमारी मूवमेंट है बेंडिंग मूवमेंट पे हो रही है, ना कि हमारी शेयरिंग फोर्स के रिगार्डिंग, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, वो हमारी कहलाती है सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड, व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड only at
बेंडिंग मोमेंट, ओनली एट बेंडिंग मोमेंट and not subjected any shear force, not subjected any shear force। तो वो हमारी क्या कहलाती है, उसको हम बोल देते हैं, उस बेंडिंग को हम क्या बोल देते हैं, वो हमारी कहलाती है सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग। जिस भी बेंडिंग के ऊपर जो भी हमारा बीम है, अगर वो सब्जेक्टेड है ओनली एट बेंडिंग मोमेंट, कि अगर हमारा जो बीम है वो सब्जेक्टेड है बेंडिंग मोमेंट पे और नॉट सब्जेक्टेड शियर फोर्स, यानी कि शियर फोर्स पे किसी भी प्रकार की एनी शियर फोर्स, किसी भी प्रकार की शियर फोर्स है उस पे हमारा जो बीम है वो सब्जेक्टेड नहीं है, वो अगर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट पे सब्जेक्टेड है तब हम उसको क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा सिंपल बेंडिंग, या फिर आप उसको बोल सकते हो प्योर बेंडिंग। वो हमारी क्या कहलाएगी, सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग। तो ये हमें पता लगा सिंपल बेंडिंग के बारे में, प्योर बेंडिंग की जब हमारा बीम सब्जेक्टेड होता है सिर्फ बेंडिंग मोमेंट पे, तब हम उसको बोलते हैं प्योर बेंडिंग या फिर सिंपल बेंडिंग। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। जो हमारी बेंडिंग है इसकी कुछ थ्योरी है, यानी कि एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस ऑफ बेंडिंग, assumptions of bending, assumptions of bending, कि जो भी हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस है या फिर बेंडिंग है उसके रिगार्डिंग क्या होती है, कुछ एजम्पशंस होती है। ठीक है, उन एजम्पशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो कौन कौन सी एजम्पशंस होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें एजम्पशंस के अंदर, ठीक है, तो एजम्पशंस के अंदर क्या आएगा कि द प्लेन ट्रांसफर सेक्शन, जो भी हमारा प्लेन ट्रांसफर सेक्शन होता है वो रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग और बिफोर बेंडिंग, यानी कि जो हमारा प्लेन है, जो हमारा प्लेन है वो क्या रहेगा, जो हमारा प्लेन है ट्रांसवर्स सेक्शन का, वो क्या रहेगा आफ्टर बेंडिंग और बिफोर बेंडिंग, यानी कि बेंडिंग से पहले भी और बेंडिंग के बाद भी वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि इवन रहेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो भी हमारा ट्रांसफर, तो अजम्पशंस के अंदर, ठीक है, अजम्पशंस, तो एजम्पशंस ऑफ बेंडिंग के अंदर सबसे पहले क्या आएगा कि जो हमारा प्लेन है, द ट्रांसफर सेक्शन, द प्लेन ट्रांसफर, जो भी हमारा ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन रिमेन क्या रहेगा, रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, इवन आफ्टर बेंडिंग, की बेंडिंग के बाद भी जो हमारा प्लेन है, अगर वो ट्रांसफर जो सेक्शन है हमारा, जो ट्रांसफर सेक्शन है वो क्या रहेगा, बेंडिंग के बाद भी वैसे ही रहेगा। जैसे हमारा एक्स एक्स सेक्शन है तो एक्स एक्स सेक्शन पहले भी वैसा ही होगा, आफ्टर बेंडिंग भी वैसे का वैसा रहेगा। वाई वाई सेक्शन है वो भी हमारा पहले भी वैसा रहेगा और आफ्टर जब हमारी बेंडिंग हो जाएगी तो बेंडिंग के बाद भी हमारा प्लेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्लेन का मतलब यहाँ पे जो हमारी एक्सिस है, कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो वो एक्स एक्सिस सेक्शन हमारा बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद भी सेम होगा। जब इसी प्रकार हमारा जो वाई वाई सेक्शन है वो भी बेंडिंग के बाद भी सेम रहेगा, बेंडिंग के पहले भी जैसे का है वैसे का वैसे रहेगा। इसके अलावा जो बीम होते हैं वो बीम होने चाहिए होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। द बीम मटेरियल इज, सेकंड पॉइंट में, द बीम मटेरियल इज होमोजीनियस। कौन सा होना चाहिए मटेरियल का जो हमारा बीम है, वो होना चाहिए होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। और कौन सा होना चाहिए, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। जो भी हमारा बीम है, बीम का जो मटेरियल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में बात कर लेते हैं कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन, कि जब भी हम टेंसाइल फोर्स का या कंप्रेसिव फोर्स का यूज करें तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। यानी कि जब टेंशन फोर्स है, यानी कि टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल के समय भी सेम हो और कंप्रेसिव के समय भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो भी हमारा मॉडुलस है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी रिमेन्स सेम, रिमेन्स इलास्टिसिटी वैल्यू, ठीक है, इलास्टिसिटी वैल्यू रिमेन्स सेम, कहां पे सेम होनी चाहिए, टेंशन में और कंप्रेशन में, सेम फॉर इलास्टिसिटी वैल्यू रिमेन्स सेम फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन के दौरान क्या होना चाहिए, जो भी हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो क्या रहनी चाहिए, टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों के दौरान क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, एजम्पशंस है बेंडिंग मोमेंट की। इसके अलावा देयर इज नो रेक्टेंगुलर, देयर इज नो रेक्टेंगुलर, या फिर बोल सकते हो देयर इज नो पुश एंड पुल ऑन द बीम सेक्शन, की जो भी हमारा बीम है उसके अंदर पुल और पुल, जो पुश और पुल का देयर इज नो रिजल्टेंट, कि पुल और पुश का किसी भी प्रकार का कोई रिजल्टेंट नहीं होना चाहिए हमारे बीम के अंदर, देयर इज नो रिजल्टेंट। तो क्या आ जाएगा फोर्थ पॉइंट में, देयर इज नो रिजल्टेंट ऑफ पुल एंड पुश इन द बीम, कि बीम के अंदर हमारा पुल और पुश है उसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, नो के बराबर, यानी कि कोई भी रिजल्टेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें द लोड आर अप्लाइड इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग, की बेंडिंग का जो प्लेनिंग सेक्शन है, जो प्लेन है एक्स एक्सिस, उसी सेक्शन में लोड को अप्लाई करना चाहिए हमारी बेंडिंग के अंदर। तो इस तरह से काफी हमारी क्या होती है, अजम्पशंस होती हैं हमारी किसकी, बेंडिंग की। तो एक बार देख लीजिए हमने बेंडिंग की अजम्पशंस के अंदर क्या क्या बात की। सबसे पहले हमने बात की द प्लेन ट्रांसफर सेक्शन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, कि हमारा जो प्लेन सेक्शन है, जो हमारा ट्रांसफर प्लेन सेक्शन है, वो आफ्टर बेंडिंग, बेंडिंग के बाद भी क्या रहना चाहिए, जैसा सेम पहले है बिफोर बेंडिंग है वैसा ही रहना चाहिए आफ्टर बेंडिंग के बाद। मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस है इस प्रकार से, तो वो सेम रहनी चाहिए एक्स एक्सिस जैसी हमारी कैसी है, बेंडिंग से पहले है, और बेंडिंग के बाद भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये हमने बात की द प्लेन ट्रांसफर सेक्शन रिमेन्स इवन, रिमेन्स इवन यानी कि रिमेन्स सेम रहना चाहिए हमारे आफ्टर बेंडिंग। उसके अलावा द बेंड मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, जो भी हमारा बीम का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू रिमेन्स सेम फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन, कि जब हम टेंसाइल फोर्स का या कंप्रेशन फोर्स का यूज कर रहे हैं तो दोनों के दौरान जो हमारी टेंसाइल फोर्स, जो हमारी वैल्यू है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो क्या रहनी चाहिए, दोनों में सेम रहनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की देयर इज नो रिजल्टेंट ऑफ पुल एंड पुश इन द बीम, की बीम के अंदर पुल और पुश का किसी भी प्रकार का कोई रिजल्टेंट नहीं होता। इसके अलावा द बीम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थिन लेयर्स, जो हमारा बीम है उसके अंदर काफी तरह की क्या होती है, थिन, अलग अलग प्रकार की काफी तरह की सेवरल क्या होती है, यानी कि थिन लेयर्स बनी होती है, रियल्स बनी होती है। जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज सिमेट्रिक अबाउट द प्लेन ऑफ बिल्डिंग, जो बेंडिंग है, जो भी हमारा सेक्शन का, प्रत्येक सेक्शन का, ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ जो बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए हमारे प्लेन के रिगार्डिंग, जो हमारा एक्स एक्सिस प्लेन है या वाई एक्सिस प्लेन है उसके रिगार्डिंग क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये हमारी क्या आ जाएंगी, कुछ अजम्पशंस किसकी, बेंडिंग की। तो एक बार बेंडिंग में आपको पता लगा कि जो हमारा प्लेन ट्रांसफर है वो सेम रहना चाहिए जैसा बिफोर बेंडिंग है, आफ्टर बेंडिंग उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हम मटेरियल हमारा होमोजेनियस आइसोट्रोपिक होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए टेंशन और कंप्रेशन के दौरान। इसके अलावा जो पुल और पुश के अंदर बीम के अंदर उसके अंदर नो रिजल्टेंट, किसी भी प्रकार का रिजल्टेंट नहीं होना चाहिए। बीम के अंदर, बीम जो होता है कंपोज ऑफ सेवरल थिन लेयर्स, पतली पतली लेयर्स का बना होता है। ईच क्रॉस सेक्शन इज सिमेट्रिकल, सेम हमारा होना चाहिए जैसा हमारा होता है प्लेन हमारे बीम का। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी कुछ अजम्पशंस थी हमारी किसकी, अजम्पशंस बेंडिंग मोमेंट की, अजम्पशंस थी हमारी बेंडिंग मोमेंट बोल सकते हैं, जो बेंडिंग स्ट्रेसेस, जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस है उसकी क्या थी, अजम्पशंस है। अब हम बात कर लेते हैं बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम के बारे में। ये तो बात की हमने अजम्पशंस ऑफ बेंडिंग के बारे में, अब हम बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम के बारे में। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। तो हमारा टॉपिक क्या बनेगा, टॉपिक होगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम। बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस
डायग्राम के अंदर जो हम डायग्राम तैयार करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस के अंदर, तो वो किस तरह से होता है। मान लीजिए हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, हमारे पास सिंपल इस तरह से रेक्टेंगुलर एक क्या है मटेरियल, हमारे पास क्या है बीम है, मान लीजिए इस तरह से ये क्या है हमारा एक बीम है, ठीक है। हमने इसको इस तरह से लाइनिंग कर दी, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं लाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा बीम के अंदर, ये आ जाएगा लाइनिंग कर दी, ठीक है। हम यानी क्रॉस सेक्शन हमने कर दिया हमारे बीम का। हम कर रहे हैं बेंडिंग मूवमेंट का, बेंडिंग के अंदर स्ट्रेसेस डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम। तो एक बार हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम का, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी बीच में सेंटर यानी कि न्यूट्रल एक्सिस, जो एक्सिस बने। इसी प्रकार हमारा सेम यहाँ पे बन जाएगा डायग्राम इसका। इस डायग्राम में क्या हो जाए बेंडिंग स्ट्रेसेस कि जब हमने स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर दी हमारे बीम के अंदर, तो बीम के अंदर जो चेंज आ गया, जो बीम के अंदर बेंडिंग आ गई, तो हम यहाँ पे बात करेंगे उसी बेंडिंग के बारे में। तो हम बात करेंगे यहाँ पे उसी बेंडिंग के बारे में कि जो बेंडिंग चेंज आ गया हमारे बीम के अंदर, जो बेंडिंग चेंज आया है हमारे बीम के अंदर। तो किस तरह से, इस तरह गया, ये लाइन आ जाएगी यहां से इस तरफ, तो ये हो जाएगी ऐसे। तो इस तरह से अब इसके अंदर भी सेम लाइनिंग आ जाएगी जैसे हमने उसके अंदर की है। लेट से कर देते हैं, ये हमारे बना दिया, ये हमारा हो गया बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम। ये हमारा क्या कहलाएगा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। तो यहां से भी नीचे ये हमारा बन जाएगा बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम, ठीक है। इनके बीच में ये यहाँ पे क्या आएगी, ये हमारी है न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि जो एक्सिस है NA, इस एक्सिस को हम क्या बोल देंगे, ये एक्सिस हमारी कहलाएगी NA एक्सिस। ये एक्सिस हमारी क्या कहलाएगी, ये एक्सिस हमारी कहलाएगी NA एक्सिस। ये एक्सिस हमारी कौन सी होगी, ये इस एक्सिस को बोल देंगे NA, यानी कि यहाँ पे N इस तरफ से A। आपको बताया था NA एक्सिस यानी कि न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस को हम डिनोट किससे करते थे, NA से। न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट किससे करते थे, NA से। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरफ लग रही है मैक्सिमम कंप्रेशन, यहाँ पे हो रही है जो कंप्रेशन यानी कि कंप्रेसिव फोर्स लग रही है ऊपर साइड, और यहाँ पे लग रही है मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे है मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन। और इसी तरह यहाँ पे जो हमारा जीरो आएगा, यहाँ पे जो स्ट्रेसेस है, जहां पे जो स्ट्रेसेस लगेगी वो होगी जीरो। आपको बताया था कि जहां पे हमारे बीम की जिस एक्सिस पे स्ट्रेस अगर जीरो लग रही है, हमारे जिस पे एक्सिस पे जीरो स्ट्रेस लग रही है, उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वो हमारी कहलाती है न्यूट्रल एक्सिस। वो हमारी क्या कहलाती है, न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे हमारी कंप्रेशन फोर्स लग रही है C, यहाँ पे हमारी कौन सी लग रही है, टेंसाइल फोर्स T। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डायग्राम है बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम का। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस के अंदर देख लीजिए हम क्या बात करेंगे कि इन सिंपल सपोर्टेड बीम की, अगर हम सिंपल सपोर्टेड बीम की बात करें तो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमारे पास। उसके अंदर क्या है, द अपर लेयर ऑफ द बीम, द अपर लेयर ऑफ द बीम बिकम्स कनकेव। कि जो भी हमारी, जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम, वो भी कौन सा, रेक्टेंगुलर बीम है, सिंपल सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम। और जो इसकी अपर लेयर है, यानी कि ये वाली जो अपर लेयर है, अपर लेयर पे क्या है, अपर लेयर पे क्या हो रहा है, अपर लेयर जो है वो हमारी कौन सी है, वो कनकेव है। अपर लेयर बिकम्स कनकेव कि जो अपर लेयर है वो तो हमारी बन जाएगी जब हम इस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस यानी कि बेंडिंग स्ट्रेसेस लगेगी, तो उस दौरान जो हमारी अपर लेयर है वो बिकम्स बन जाएगी, वो कैसी है, द अपर लेयर ऑफ बीम बिकम्स कनकेव, वो हमारी किस में चेंज हो जाएगी, कनकेव में। एंड लोअर लेयर, और जो हमारी नीचे वाली लेयर है यानी कि ये वाली लोअर लेयर, ये किस में चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी कन्वेक्स में, ये चेंज हो जाएगी कन्वेक्स के अंदर, ठीक है। द अपर लेयर आर शॉर्टन एंड लोअर लेयर आर इलेंगुलेटेड इन लेंथ, और लेंथ में भी जो हमारी लोअर है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो हमारी क्या रहेगी, शॉर्टर रहेगी। जो अपर लेयर है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, शॉर्टेड, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, इलेंगुलेटेड यानी कि लॉन्गर। ये हमारी कौन सी लेयर बन जाएगी, लॉन्गर लेयर बन जाएगी। हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस
बीम के अंदर जो भी हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस है, बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम है, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो देखो बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम के अंदर हमने क्या क्या बात की। बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम के अंदर जब हम बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, एक सिंपल सपोर्टेड बीम लेंगे, वो भी कौन सा, रेक्टेंगुलर, कि हमारे पास क्या एक सिंपल सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है, उसके ऊपर फोर्सेस लग रही है, कंप्रेशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स लग रही है, और उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, जब बेंडिंग स्ट्रेसेस लगाएंगे रेक्टेंगुलर के ऊपर, यहां से मान लीजिए बेंडिंग स्ट्रेसेस लग रही है, कंप्रेशन लग रही है, यहां से टेंसाइल लग रही है, ये खींच रही है उसको, ये कंप्रेस कर रही है, यानी कि नीचे की ओर पुश, यहां से पुल हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जो डायग्राम है उस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे टेंसाइल, और जो हम पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे हमारी स्ट्रेसेस क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम बोल देते हैं न्यूट्रल एक्सिस, तो वो हमारा पॉइंट कहलाता है न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि जिस एक्सिस पे हमारी स्ट्रेस क्या है, जीरो है। इसके अलावा हमने क्या बात की कि जो हमारी अपर लेयर होगी हमारे बीम की, जो बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर अपर लेयर होगी बीम की, वो हो जाएगी कनकेव, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो कनकेव के अंदर, और शॉर्टेड यानी कि छोटी हो जाएगी। लेकिन जो हमारी लोअर लेयर बनेगी, लोअर लेयर क्या होगी, कन्वेक्स होगी और लॉन्गर होगी, यानी कि इलेंगुएट हो जाएगी, इलेंगुएट हो जाएगी, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, ये हमारा क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, सेक्शनल मॉडुलस के बारे में कि सेक्शनल मॉडुलस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, या फिर हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के बारे में, जो हमारी इक्वेशन है, जैसे हमारी इक्वेशन है m डिवाइड बाय I, तो इस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, थ्योरी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे, सेक्शनल मॉडुलस के बारे में, और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।